हेलो मेरे बच्चों, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल, बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है ओजोनोलाइसिस। कोई भी रिएक्शंस के प्रोडक्ट को समझने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके मैकेनिज्म को सीखना ज़रूरी होता है। जब हम मैकेनिज्म सीखते हैं तो इसमें 2-3 बात हमें बेनिफिट के फॉर्म में मिलती है। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक जिस आर्टिकल का हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, उसका प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी इसकी बेनिफिट यह है कि उसको कितना भी तरह से प्रॉब्लम को अगर वह ट्विस्ट करता है तो प्रॉब्लम को जो ट्विस्टिंग है उसको हमको समझ में आती है। अगर हम मैकेनिज्म से प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उस कंडीशन में बहुत दिनों तक ये हमारे ब्रेन्स पर रहता है और इसका रिवीजन में जो समय लगता है वह काफ़ी कम लगता है। ओजोनोलाइसिस एल्कीन का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और यह 2 जगहों पर आता है। यह एल्कीन का प्रिपरेशन है और जब ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन हम करते हैं तो वहाँ पर हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है, यानी यह प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में भी आएगा और प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में भी आएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ओजोनोलाइसिस। ध्यान रखिएगा, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस क्या है? सबसे पहले तो यह देखते हैं कि ओजोनोलाइसिस है क्या। ओजोनोलाइसिस एल्कीन से जब रिएक्शंस ओजोन का होता है तो उसको ओजोनोलाइसिस कहते हैं। ओजोन का रिएक्शन एल्कीन के साथ ओजोनोलाइसिस कहलाता है। इसको कुछ पॉइंट्स में बनाकर आप लिखते चलिए। तो पहला पॉइंट, when alkene reacts with ozone O3 called ओजोनोलाइसिस। जब एल्कीन का रिएक्शन ओजोन से होगा उस पर कहते हैं ओजोनोलाइसिस। उस प्रोसेस का नाम है ओजोनोलाइसिस। जब ओजोनोलाइसिस होगा तो जो वहाँ प्रोडक्ट बनेगा वह कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट यह होगा कि ड्यूरिंग ओजोनोलाइसिस कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म। जब ओजोनोलाइसिस होगा एल्कीन का तो वह क्या बनेगा? कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म। कार्बोनाइल कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस 2 स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप में आपको ओजोन से ही रिएक्शन करेगा और वहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा सबसे पहले मोल ओजोनाइड बनेगा। मोल ओजोनाइड हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, क्विकली कन्वर्ट इनटू ओजोनाइड। वह ओजोनाइड 2 ओजोनाइड का ब्रेकडाउन 2 रीजेंट के प्रेजेंट में हो सकता है और उसी के अकॉर्डिंगली ओजोनोलाइसिस को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, 2 टाइप्स में बांटते हैं और उसका नाम है, पहला को हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कहते हैं और दूसरे को ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग को सीखना है कि 2 टाइप्स ऑफ ओजोनोलाइसिस। फर्स्ट में होगा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और सेकंड में होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। 2 होगा।
ओजोन से ही रिएक्शन होगा, लेकिन जो सेकंड स्टेप का में जो रीजन प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कहते हैं। इसमें देखते हैं कि जब एल्कीन का ओजोनोलाइसिस में दोनों स्टेप का जो रिएजेंट होता है वह कौन कौन होता है, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में जो रिएजेंट आएगा वह कौन कौन सा रिएजेंट होगा, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसका प्रोडक्ट कैसे बनता है। मैकेनिज्म सीखने से यह फ़ायदा है कि उसमें मोर देन वन स्टेप में होते हैं और उसको नेचुरल पाथवे को हम लोग समझते हैं। जब नेचुरल पाथ को हम लोग समझने लगते हैं तो प्रोडक्ट बनना आसान होता है। तो इतना नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, पहले हम एक सिंपल रिएक्शन लिखते हैं, तब बाद में उसको स्टेटमेंट को समझते हैं। रिएक्शन में क्या होगा यहाँ देखा जाए, सबसे पहले यह डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करता है, R1 R2 और यहाँ पर क्या हो गया R3 और यहाँ पर क्या हो गया R4। यह जब यह एल्कीन इसमें R1 R2 R3 R4 ग्रुप लगा हुआ है, R1 R2 R3 R4 जो ग्रुप है आइदर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। इन चारों ग्रुप्स R1 R2 R3 को अगर हाइड्रोजन दे दें तो यह सिंपल इथीन हो जाएगा। इसको दो स्टेप का यह रिएक्शन है, तो सबसे पहले ओजोन को लेते हैं और सेकेंड स्टेप में इसमें या तो जेडेन लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा जेडेन, या सेकेंड स्टेप में जेडेन के या डाई मिथाइल सल्फाइड, क्या लेते हैं डाई मिथाइल सल्फाइड। डाई दो यहाँ है, डाई मिथाइल और सल्फर के लिए सल्फाइड। जब प्रोडक्ट बनेगा तो नेट रिएक्शन में जब ओजोनोलाइसिस होगा तो यहाँ से यह वाला डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ से यह ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ इस पर आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, यहाँ से मोलिक्यूल ब्रेक डाउन करेगा, एक ऑक्सीजन यह जेडेन लेकर के अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पर यह प्रोडक्ट बनने जा रहा है R1 R2 प्लस R3 और यहाँ पर क्या होगा 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर की ओर लेफ्ट साइड की ओर चला भागा, एक साइड राइट साइड की ओर अटैच्ड हुआ और एक ऑक्सीजन यहाँ पर लिंक हो गया जेडेन के साथ। और जेडेन के साथ लिंक अगर हुआ तो जेडेनो बना, या अगर डाईमिथाइल सल्फाइड लिए होंगे तो इस ये कंपाउंड बनेगा, इसका नाम है डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में यह एल्कीन है, यानी कोई भी एल्कीन अगर ओजोन से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर सबसे पहले मोल ओजोनाइड बनेगा। जो मैकेनिज्म हम देखेंगे वह मोल ओजोनाइड जो हाईली अनस्टेबल है क्विकली कन्वर्ट इनटू ओजोनाइड। ओजोनाइड भी स्टेबल है, देखेंगे क्यों स्टेबल है, और मोल ओजोनाइड और ओजोनाइड में कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन ज़्यादा अनस्टेबल है, इसका भी हम लोग डिस्कस मैकेनिज्म में करते रहेंगे। मोल ओजोनाइड जेडेन के परसेंस में या डाईमिथाइल के परसेंस में डाईमिथाइल सल्फाइड के परसेंस में ब्रेक डाउन करेगा और वह ब्रेक डाउन करके कार्बोनाइल कंपाउंड और कार्बोएल्डिहाइड और कीटोन बनाएगा। यहाँ कितना एल्डिहाइड बनेगा कितना कीटोन बनेगा, यह सिचुएशंस इस बात पर डिपेंड करता है कि यह जो जनरल एल्कीन लिए हैं पार्टिकुलर एल्कीन में हमने क्या लिया था। तो इसको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ ओजोन either in presence of Zn or dimethyl sulfide carbonyl compound form। तो आप इसको लिखिए, when alkene reacts with Zn
reacts with ozonide form. Ozonide is highly unstable compound. Ozonide is highly unstable compound and quickly convert into carbonyl compound कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब क्या होगा? एल्डिहाइड और कीटोन either in presence of Zn or डाईमिथाइल सल्फाइड। ओजोनोलाइसिस का यही स्टेटमेंट है कि एल्कीन का यह रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है। फिर एल्कीन रिएक्ट्स विथ ozonide form. This ozonide is highly unstable and quickly converted into carbonyl compound. कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन। कब करेगा? जब ओजोनाइड किसके प्रेजेंस में, या तो Zn के प्रेजेंस में या डाईमिथाइल सल्फाइड के प्रेजेंस में जब यह ब्रेकडाउन करता है तो यही कार्बोनाइल कंपाउंड देता है। इसको नोट कीजिए, 1-2 एग्जाम्पल्स भी देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम सिंपल एल्कीन प्रोपीन लेते हैं, प्रोपीन लिया और इसमें जो ओजोनोलाइसिस कराते हैं, यानी पहले स्टेप में ओजोन से रिएक्शन कराएंगे और सेकेंड स्टेप में मान लो हम Zn से रिएक्शन कराते हैं, तो उस कंडीशन में यह जो प्रोपीन है, यह प्रोपीन यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, है ना। एक ऑक्सीजन यहाँ बना करके इसको एल्डिहाइड बनाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आकर के फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा और अल्टीमेट एंड लास्टली एक ऑक्सीजन Zn से कंबाइंड होकर के क्या बना देगा? ZnO बना देगा। तो एक कंपाउंड जो बनेगा वह आपको एल्डिहाइड बना देगा, दूसरा कंपाउंड यहाँ हमारा फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और तीसरा कंपाउंड क्या बना देगा? Zn। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। इस केस में दोनों जो कंपाउंड्स बना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वह एल्डिहाइड ही है। एक कार्बन का एल्डिहाइड फर्स्ट मेंबर, जिसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है यहाँ पर 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, उसको हम लोग कहते हैं एसीटल्डिहाइड। और यह वाला जो कंपाउंड है उसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का यूपेक नेम आपका मीथेनल है और 2 कार्बन का एल्डिहाइड का जो नाम है, जो है मॉडर्न नेम, वह है आपका 2 कार्बन ईथेन के कोरस्पॉन्डिंग इथेनल है। एक एग्जाम्पल हमने देखा, यह कैसे ओजोन से रिएक्शन करके, कैसे है Zn से रिएक्शन करके कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन देता है, इसकी चर्चा करते किए। अब देखते हैं कि इसमें और डिफरेंट यह चारों ग्रुप डिफरेंट ग्रुप बदलते जाएंगे और उसमें ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट हमारा बदलते जाता है। जैसे जैसे डिफरेंट हम अल्काइल ग्रुप लगाते जाएंगे, एल्कीन का स्ट्रक्चर बदलता जाएगा और जब एल्कीन का स्ट्रक्चर बदल रहा है उस केस में हमको
डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन। एक एग्जाम्पल और लेकर के समझते हैं, तब हम मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे, फिर ढेर सारा एग्जाम्पल्स देंगे। आज के बाद ओजोनोलाइसिस में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतना लिख लीजिए। मान लो एक दूसरा एल्कीन हम लोग लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3। इसको जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में ओजोन से रिएक्शन कराएंगे और सेकेंड स्टेप में इसको अगर Zn ही रखते हैं तो यहाँ से इससे अच्छा इस एल्कीन का नाम क्या होगा 1 2 3 4 है ना, 2 मिथाइल ब्यूट 2 और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से यह ब्रेक डाउन करेगा, एक पार्ट्स लेफ्ट डायरेक्शन में भागेगा, एक पार्ट्स राइट डायरेक्शन में भागेगा और इस तरह का कंपाउंड बनेगा CH3। और दूसरा जो कंपाउंड हमारा बनेगा वह इस तरह का कंपाउंड बनेगा, आप देख रहे हो। और Zn है अल्टीमेटली फाइनली सेकेंड स्टेप पे जाकर ZnO बना देगा। 3 कार्बन वाला कीटोन है, इस कंपाउंड का नाम एसीटोन है। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ग्रुप बना हुआ है, इसका नाम एसीटल्डिहाइड है। अब इस रिएक्शंस को स्टेटमेंट कैसे पढ़ा जाएगा, तो इस तरह से when 2 methyl butene reacts with ozone O3 a intermediate product form which is called ozonide। जो मैकेनिज्म में आपको समझ में आएगा, 2 products are formed, फर्स्ट एसीटोन और दूसरा में हो गया एसिटल्डिहाइड, 2 products formed। अब इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। एक बात इसमें और समझने वाली बात है कि एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ जो कार्बोनाइल्स कंपाउंड बनते हैं उसमें कोरस्पोंडिंग सुटेबली किस तरह का एल्कीन है उसके कोरस्पोंडिंग यह 2 पार्ट्स में टूटेगा। यानी एल्कीन में जितना नंबर्स ऑफ कार्बन अवेलेबल रहेंगे उसका कुछ पार्ट्स पहले कंपाउंड में जाएगा और रेस्ट पार्ट आपका सेकेंड कंपाउंड में चला जाएगा। एक बात और इसमें देखते हैं कि ड्यूरिंग ओजोनोलाइसिस आइदर रिएक्टिव ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस 1 पाई बॉन्ड को डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1 मोल अगर एल्कीन है तो 1 मोल ओजोन की जरूरत पड़ेगी और 1 मोल ही आपका Zn की जरूरत पड़ेगी। यानी जितना मोल एल्कीन का लेंगे, जितना मोल डबल बॉन्ड होगा उतना ही मोल ओजोन का आएगा और या उतना ही मोल आपका Zn का आएगा। इसको लिख लिया जाए। अब इसको मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ओजोन का स्ट्रक्चर देखिए जिसको लीव्स डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ओजोन का जब लीव्स डॉट स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यह इस तरह का आपको मिलेगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ध्यान रखिएगा जब लीव्स डॉट स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो हमने देखा कि अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास क्या हो जाएगा 2 लोन पेयर। अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो 1 पॉजिटिव चार्ज 1 लोन पेयर। ऑक्सीजन अगर 1 बॉन्ड बनाता है तो 3 लोन पेयर और 1 निगेटिव चार्ज। इस ओजोन में तीनों ऑक्सीजन एटम ऑक्टेट स्टेट में है। रिएक्शन मीडियम में एल्कीन, यह जो एल्कीन है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है पाई बॉन्ड है। वैसा कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड हो उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर्स होता है।
कैसा कैरेक्टर होता है? न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है। यानी ओजोन में कोई भी एटम अगर इसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, वही एटम रिएक्शंस को स्टार्ट करेगा। इसमें इस पाई बॉन्ड को देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिएक्शन में फर्स्ट यह जब पाई बॉन्ड टूटेगा उस समय यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कैसा हो जाएगा? यह न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पर कैसा हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। और यही वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव होने लगेगा। यह वाला ऑक्सीजन नहीं, यह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, यानी नेट यह वाला साइट एल्कीन की तरह बिहेव होगा और यह वाला ओजोन का यह वाला जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड वाला जो यहाँ दिखा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यही से रिएक्शन वो स्टार्ट करेगा। कोई भी रिएक्शंस के लिए आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों को अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो तो रिएक्शंस को आपको समझना और आसान। यही कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नेचुरल पाथ को समझा जाता है, ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म में रटा नहीं जाएगा, यह काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अगर इसको नेचुरली आप देखते रहो, जब दो कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ एल्कीन है, यहाँ ये ओजोन है, तो कहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन रहा है और कहाँ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन रहा है, वो अगर आप आइडेंटिफाई नेचुरली कर लेते हो तो समझ लेना कि यह आपका काम हो जाएगा। और यह नेचुरली हमको बढ़ाना होता है कि कैसे कैसे यह सिस्टम आगे बढ़ लीजिए। तो अब यहाँ हमने प्रोडक्ट देखा और रिएक्टेंट में प्रोडक्ट देखा दो एग्जांपल्स में। अब उसकी पाथवे देखते हैं कि कैसे यह प्रोसीड्स करता है। अगर आपका दिमाग मैकेनिज्म को पकड़ने लगता है, मैकेनिज्म को समझने लगता है, तो प्रोडक्ट आपको एकदम इजी वे में फॉर्म हो जाएगा। आप मैकेनिज्म को लेनी समझकर छोड़ देते हो तो बताओ इतने प्रॉब्लम्स इसमें ओजोनोलाइसिस या किसी आर्टिकल्स में आते हैं, कैसे सारे प्रॉब्लम्स को आप याद रखोगे। तो अब मैकेनिज्म देखा जाए। ओजोनोलाइसिस का मैकेनिज्म देखिए। सबसे पहले ओजोन से इसका रिएक्शंस इस तरह करेगा। अब यहाँ क्या हो गया? R1, यहाँ क्या हो गया? R2, यहाँ क्या हो गया? R3, यहाँ क्या? जनरल एल्कीन हमने लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ओजोन चला, यहाँ पर निगेटिव हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। अब देखो, यह जब बॉन्ड इधर की ओर आता है, समझिएगा, तो यहाँ पर यह पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन पर पहुँचेगा। जैसे ही इस ऑक्सीजन पर पहुँचेगा, यह वाला आपका सैचुरेट स्टेट में आ जाएगा। सैचुरेट स्टेट किसी भी एटम का वह स्टेट है जहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा और पॉजिटिव चार्ज वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स के सराउंडिंग अगर एटम किसी एटम के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन हो तो उस स्टेट का नाम सैचुरेट स्टेट है। ऑक्सीजन यहाँ जैसे ही यह बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन हमारा सैचुरेट स्टेट में आया और उस पर पॉजिटिव चार्ज आया जो हाईली अनस्टेबल है, वह इस बॉन्ड को इस तरह से मूव करा देगा। जैसे ही इस बॉन्ड को इस तरह से मूव कराया, ऑक्सीजन से यह कार्बन क्या हो गया? लिंक हो गया। इस ऑक्सीजन से यह कार्बन लिंक हो गया, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया और यही वाला लोन पेयर पुनः यहाँ पर इस कार्बन से अटैच हो गया और जो कंपाउंड्स बनेगा उसी का नाम मोल ओजोनाइड है। यहाँ देखिए, ये है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में जब मोल ओजोनाइड बनता है उस केस में हमारा सिर्फ पाई बॉन्ड टूटता है और यहाँ क्या हो गया? R1, यहाँ क्या हो गया? R2, यहाँ क्या हो गया? R3 और यहाँ क्या हो गया? R4। और इस तरह की सिचुएशंस बन जाती है, इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। अब ध्यान दो, यहाँ पर
दो ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, एक यह बॉन्ड और एक यह बॉन्ड, इसको पर ऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। और पर ऑक्साइड बॉन्ड काफ़ी वीक होते हैं। क्यों वीक होते हैं कि यहाँ पर दो दो लोन पेयर, यहाँ पर दो दो लोन पेयर का रिपल्सन काम करता है। कहीं भी अगर पर ऑक्साइड बना हुआ है वो काफ़ी बॉन्ड कमज़ोर होगा। यह पर ऑक्साइड बॉन्ड फिर टूटता है। कैसे टूटेगा देखिए, और इसको कहते हैं मोल ओजोनाइड। इसी का नाम क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप पे जो बना इसका नाम हो गया मोल ओजोनाइड। मोल ओजोनाइड 2 परऑक्साइड बॉन्ड के कारण हाईली अनस्टेबल होगा और तुरंत ये रीअरेंज्ड होगा। रीअरेंज्ड कैसे होगा वह देखा जाए। इसमें से कोई एक परऑक्साइड बॉन्ड मान लीजिए कि यह इस तरह से टूटता है। जैसे ही यह टूटा, यह वाला ऑक्सीजन फिर सेक्सटेट स्टेट में आया। यहाँ ऑक्टेट स्टेट में यह सेक्सटेट स्टेट प्लस पॉजिटिव चार्ज यह इस वाले बॉन्ड को इस तरह से तोड़ लेगा। जैसे ही यह बॉन्ड टूटा, यह ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज लाया, फिर यह अपने अनस्टेबिलिटी के कारण यह वाला सिग्मा तोड़ करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाया और यह वाला सिस्टम अलग हो जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड में। जैसे ही यह टूटा, यह वाला पुनः सिस्टम इस तरह से आता है। यानी जब मोल ओजोनाइड बनता है तो यह कंपाउंड इस तरह के 2 पार्ट्स में टूटा, एक पार्ट्स और यहाँ एक अलग, यह पार्ट्स टूटा और ये वाला यह पार्ट्स में टूटा। कैसा कंपाउंड बना वो आप देखिए। और यहाँ क्या हो गया R1, यहाँ क्या हो गया R2 और यहाँ पर निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। दूसरा जो कंपाउंड बना वह यह वाला बना R3 और यहाँ क्या बनेगा R। यही दोनों कंपाउंड पुनः एक बार रीअरेंज होकर के ओजोनाइड का फॉर्मेशन करते हैं इस तरह से। समझने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, और यहाँ दूसरा जो कंपाउंड आएगा R3 R4। यही दोनों कंपाउंड को एक प्रॉपर वे में फ्री अरेंजमेंट करके के है ना, फिर रीअरेंजमेंट करके और एक कंपाउंड बनाएगा। यहाँ देखिएगा, यह जो कार्बोनाइल कंपाउंड है यहाँ पर क्या हो गया डेल माइनस। इसको कार्बोनाइल कंपाउंड में इस कार्बन को कहते हैं कार्बोनाइलिक कार्बन और इसका ऑक्सीजन को कहते हैं कार्बोनाइलिक ऑक्सीजन। और ये CO ग्रुप जो देख रहे हैं इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइलिक कार्बन पर डेल प्लस का साइन होगा और कार्बोनाइलिक ऑक्सीजन पर डेल माइनस का साइन होगा। यह वाला लोन पेयर सबसे पहले यहाँ पर अटैक करता है। जैसे ही अटैक करता है, यह वाला पाई बॉन्ड टूट करके पहले ऑक्सीजन पर जाएगा और यह जैसे ही निगेटिव होगा, यह वाला कार्बोनाइल कार्बन पर यह अटैक करता है। चूँकि यह पहले से 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए यह बॉन्ड टूट करके पुनः कहाँ चला जाएगा ऑक्सीजन पर, और इस तरह का एक रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनता है। R4 यहाँ होगा, सॉरी, यहाँ होगा R1, यहाँ होगा R3, यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ हो गया R3, यहाँ हो गया R4। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं मोल ओजोनाइड। जब यहाँ सिग्मा रहेगा, तीनों ऑक्सीजन ऊपर रहेगा, 2 परऑक्साइड लिंकेज रहेगा, इसको बोलेंगे मोल ओजोनाइड और इसको बोलेंगे ओजोनाइड। अब आप हमको बताइए कि मोल ओजोनाइड और ओजोनाइड दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ आप देखते हो कि सिर्फ यहाँ यह वाला एक परऑक्साइड बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पर देखते हो कि यह वाला और यह वाला एक परऑक्साइड बॉन्ड, दूसरा परऑक्साइड बॉन्ड, यानी मोल ओजोनाइड हैव 2 परऑक्साइड लिंकेज बट ओजोनाइड है 1 परऑक्साइड लिंकेज। यही कारण है कि मोल ओजोनाइड काफ़ी रिएक्टिव होता है और यह रीअरेंजमेंट करके मोल ओजोनाइड में, जो कि मोल ओजोनाइड से मोल ओजोनाइड स्टेबल है रिस्पेक्टिवली बना देता है।
अब यहाँ यह फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया ओजोन से रिएक्शन करके। तो हम यह कह सकते हैं कि कोई भी एल्कीन ओजोन से रिएक्शन करके यही कंपाउंड क्या बनाता है, ओजोनाइड। इसको अगर Zn के प्रेजेंस में और डाईमिथाइल सल्फाइड के प्रेजेंस में इसको अगर ब्रेकडाउन करा देते हैं तो यहीं से कार्बोनाइल कंपाउंड देता है। तो जब यहाँ मोर ओजोनाइड बन गया और जब ओजोनाइड बना तो यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट। अब रिएक्शंस ऑफ ओजोनाइड विथ Zn और डाईमिथाइल सल्फाइड, सेकेंड स्टेप की हम बात कर रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको समझिए। रिएक्शंस ऑफ Zn और डाईमिथाइल सल्फाइड विथ ओजोनाइड। ओजोनाइड कैसे टूटता है ये देखिए। यहाँ R1 ले लिया, R2 ले लिया, यहाँ पर R3 ले लिया, R4 ले लिया, इस तरह का साइक्लिक कंपाउंड बनता है। यह वाला जो पेरोक्साइड लिंकेज है, ध्यान रखिएगा, चाहे इधर से और ब्रेक करे, इधर की ओर ब्रेक करे तो यह निगेटिव एक पॉजिटिव होगा, या इधर की ओर ब्रेक कीजिएगा तो यह निगेटिव ए पॉजिटिव होगा। मान लो कि यह बॉन्ड इधर की ओर टूटता है इस डायरेक्शन में, तो यह वाला ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया। जैसे ही यह पॉजिटिव होगा, यह वाला बॉन्ड इस तरह से टूट करके एक इधर कार्बोनाइल कंपाउंड बना देगा, एक इधर कंपाउंड। जैसे ही यह वाला बॉन्ड इधर की ओर जा रहा था, यह वाला जो ऑक्सीजन है इधर की ओर आ गया। यानी ओजोनाइड Zn के प्रेजेंट में, यहाँ Zn दिए तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ से एक कंपाउंड इस तरह के आया, दूसरा कंपाउंड इस तरह से बना, दूसरा कंपाउंड यह ऑक्सीजन लेकर के बना, दो कार्बोनाइल कंपाउंड डेवलप हुआ और यह ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन में निकला जो हमारा Zn जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में आया। अब यहाँ देखते हैं, यह कार्बन से R1 R2 जुड़ा हुआ है और पहले यह सिग्मा था और यही ये वाला ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, इस तरह से बन जाता है। और यहाँ R1 हो गया, यहाँ R2। दूसरा जो कंपाउंड बनेगा, इस कार्बन पर R3 R4 है और कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ भी आया और R3 और यहाँ क्या हो गया R4, और यह जो नेसेंट ऑक्सीजन मिला ये Zn के साथ कंबाइंड हो गया, तो यही ZnO। यह जो नेसेंट ऑक्सीजन Zn के साथ कंबाइंड होकर के जिंक ऑक्साइड बना दिया। कोई रिएक्शंस में सेकंड स्टेप में वाटर प्लस Zn देते हैं इस तरह से, तो आगे उसको थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर यहाँ पर Zn प्लस वाटर देते हैं तो सबसे पहले यह नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ सेकंड स्टेप की बात हो रही है, पहले वाटर ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन से मिल करके क्या बना देगा, H2O2, और यही H2O2 पुनः Zn से मिल करके Zn जिंक ऑक्साइड और प्लस क्या बना देगा, पुनः वाटर। वाटर हमारा सोल्वेंट का काम करता है जो इस ऑक्सीजन को इजी वे में पकड़ करके और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देता है, और यह पर ऑक्साइड यहाँ पर पुनः यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड Zn के साथ कंबाइंड होकर के जिंक ऑक्साइड बना देता है। इसमें थोड़ा सा और हम बता दें कि कभी कभी रिएजेंट इधर उधर भी रहता है, उसको जरा देख लीजिए। यही इसका मैकेनिज्म था। मान लो कि यहाँ पर CH3 हाइड्रोजन इस तरह का, और यहाँ पर इन्होंने ले लिया है
ओजोन और दूसरा में ले लिया है Zn। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। चूँकि इस कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड है, अगर इसको 1 मोल लेते हैं, यह कंपाउंड जो ब्यूटीन है, ब्यूटीन है, तो 1 मोल कंपाउंड में 1 मोल डबल बॉन्ड है। तो 1 मोल डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए और 1 मोल Zn चाहिए। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट दोनों सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा, एक यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से बनेगा, और यहाँ से 2 मोल आपका एसिटल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड। 2 मोल एसिटल्डिहाइड बन गया। कोई रिएक्शंस में लिखेंगे कि ओजोन के साथ CCl4 लगा देंगे। अब आपको लगेगा कि यह CCl4 क्यों दिया हुआ है, इस रिएक्शन में तो नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यह सोल्वेंट है और जिस तरह से ओजोन रिएक्शन किया था उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, यह सोल्वेंट के फॉर्म में है। यानी जब ओजोनलाइसिस का फर्स्ट स्टेप चलेगा तो या तो ओजोन O3 रहेगा या ओजोन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड भी रह सकता है, यह भी देखने को मिलता है। दूसरे स्टेप में जब यहाँ Zn रहेगा तो Zn तो ठीक है, आप समझ जाएंगे कि Zn का यूज हुआ, नहीं तो यहाँ पर क्या कर देगा, Zn प्लस वाटर भी दे देगा। तो यहाँ जो नेसेंट ऑक्सीजन निकला, अगर Zn है, वाटर नहीं है, तो Zn प्लस नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देगा, Zn बना देगा। लेकिन इसका अल्टरनेट में अगर Zn प्लस वाटर है तो सबसे पहले यह नेसेंट ऑक्सीजन वाटर से मिलकर के क्या बना देगा, H2O2 बना देगा, और यही पुनः H2O2 क्या Zn से मिलकर के क्या बना देगा, आपको पुनः वाटर में कन्वर्ट होकर के जिंक ऑक्साइड बना देगा। यानी यह समझ लीजिए कि वाटर भी है तो जिंक ऑक्साइड भी फाइनली बनेगा, और यहाँ पर अगर ओजोन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है जो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उस कंडीशन में सेम रिएक्शन सेम पाथवे में चलेगा। तो हमने आप इनको बताया कि यह रिडक्टिव ओजोनलाइसिस 2 स्टेप रिएक्शन है ना। जो फर्स्ट स्टेप में आपका ओजोन आएगा और एल्कीन जब ओजोन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मोल ओजोनाइड बनाएगा। यह मोल ओजोनाइड 2 परऑक्साइड लिंकेज है, और 2 परऑक्साइड लिंकेज होने के कारण यह तुरंत रीअरेंज कर जाएगा ओजोनाइड में, जहाँ पर 1 परऑक्साइड लिंकेज है, और यह मोल ओजोनाइड से स्टेबल जाता है। Zn के प्रेजेंस में यह मोल ओजोनाइड ब्रेक डाउन करेगा और कार्बोनाइल कंपाउंड बनाएगा। कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन। यह एल्कीन के सिचुएशंस पर निर्भर करती है कि कौन सा एल्कीन लेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग दोनों एल्डिहाइड बन सकता है, दोनों कीटोन बन सकता है, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 1 मोल कंपाउंड में कितना मोल पाई बॉन्ड है। 1 मोल पाई बॉन्ड को, 1 पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1 ओजोन चाहिए, 1 Zn चाहिए। अगर किसी मोलिक्यूल में 1 मोल मोलिक्यूल में 2 मोल अगर डबल बॉन्ड है, इन 2 जगहों पर डबल बॉन्ड आया हुआ है, तो उस कंडीशन में 2 मोल ओजोन और 2 मोल करस्पॉन्डिंग Zn की जरूरत पड़ेगी। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर होगा। कुछ प्रोडक्ट क्वेश्चंस लिखते हैं, इसको आप बनाइए। CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड है CH2 CH3। कौन सा कर रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ओजोन। सेकंड स्टेप में यहाँ पर हम डाईमिथाइल सल्फाइड लेते हैं। ध्यान दिया, यहाँ से यह वाला सिस्टम ब्रेक डाउन करेगा। 3 ऑक्सीजन है ओजोन में, 1 ऑक्सीजन यहाँ आएगा, 1 ऑक्सीजन इधर आएगा, 1 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड, 1 ऑक्सीजन राइट साइड,
और नेक्स्ट जो एक ऑक्सीजन है वह सल्फर के साथ मिलकर के यहाँ SO बना देगा। इस तरह का प्रोडक्ट O बनाएंगे। CH3 प्लस, यहाँ भी ऑक्सीजन होगा, और यहाँ पर Zn नहीं है, डाइमिथाइल सल्फाइड है, तो डाइमिथाइल सल्फाइड यहाँ पर यह कंपाउंड बनेगा और इसको बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। और 3 कार्बन वाला कीटोन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, और इसको कहते हैं एसीटोन। 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है प्रोपेनल, और इसका नाम है डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कंपाउंड में 2 जगहों पर डबल बॉन्ड है। इसका जब हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराएंगे, और यहाँ ले लीजिए Zn। अब देखो इस कंपाउंड में 1 मोल कंपाउंड में 2 मोल Zn, 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 मोल आपका ओजोन चाहिए, 2 मोल आपका Zn चाहिए। ठीक है, तो अब इसका प्रोडक्ट बनाइए। यहाँ से यह ब्रेक डाउन करेगा। पहला जो प्रोडक्ट बनेगा, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 2 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बोनाइल ग्रुप, एक ही में 2 कार्बन पर लगा हुआ है, और तीसरा में यह बना देगा। इसका नाम 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है फॉर्मलडिहाइड। यह वाला कंपाउंड एल्डिहाइड है, और यह इसको कहते हैं ग्लाइऑक्जल। काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। अगर पूछे कि इसमें कितना मोल ओजोन लगेगा, 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 1 मोल, तो यहाँ 2 मोल, 1 मोल में 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ 2, कितना Zn लगेगा, तो 2। कभी कभी इसको पूछ सकता है कि ये दोनों का एडिशन कितना होगा, तो 2 + 2 4 होगा। कभी A दे देगा, B दे देगा, कभी बोलेगा कि A - B का वैल्यू क्या होगा, तो 0। कभी कभी एडिशन A + B का वैल्यू क्या दे देगा, पहले A और B फाइंड करने के लिए बोलेगा, फिर एडिशन करके भी बोलते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन करके भी बोलते हैं। यह तो ओपन चेन कंपाउंड हो गया। कभी कभी साइक्लिक में भी हम लोग देख लेते हैं कि साइक्लिक में यहाँ जब ओपन चेन में अगर डबल बॉन्ड होगा, तो उस कंडीशन में आपका कंपाउंड 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। लेकिन अगर यही साइक्लोहेक्सेन अगर दे दिया जाए, साइक्लोहेक्सेन दे दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए समझने के लिए, और इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस O3, और यहाँ क्या हो जाएगा Zn। प्रोडक्ट बताइए। अब यहाँ से देखिए यह टूट जाएगा, कितना कार्बन, 6 कार्बन में टूट जाएगा। कंपाउंड जब टूटेगा तो 6 कार्बन में, स्टार्टिंग में और एंडिंग में 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर दोनों पे टर्मिनल पर एल्डिहाइड आ जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसका नाम होगा, 6 कार्बन है,
तो हेक्सेन डाइअल। इस अल का पोजीशन आप दे भी सकते हैं, 16 नहीं भी दे सकते हैं, जनरली नहीं दिया हुआ रहेगा क्योंकि यह दोनों टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल पर ही आएगा। अब इस तरह का एक और प्रॉब्लम बनाइए। CH3 यहाँ पर लिखते हैं CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ जो Zn है वह क्या बना देगा, Zn बना। इसको इस तरह से आप लिख दीजिएगा। यहाँ से देखिए ये टूट गया, कितना कार्बन टूटा, यहाँ से एल्डिहाइड चला 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 पर चला 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप आया है ना। इसको समझने के लिए एल्कीन के कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, जब यह टूटा होगा तो उस केस में 1 2 3 4 5 6 और यहाँ क्या आ गया होगा 7। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, एक पर ऑक्सीजन लगा करके एल्डिहाइड ग्रुप बनाया, फिर 2 3 4 5 पर कुछ नहीं, हाइड्रोजन लगता हुआ चला जाएगा, इस तरह लगा देंगे। अब देखिए 6 पर आकर के कार्बोनाइल कंपाउंड बना दिया और यहाँ पर क्या बना दिया से। ध्यान रखिएगा यह एल्कीन के इसका नोमेनक्लेचर के लिए नहीं दिए हैं, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड के लिए जब टूटा है यहाँ से कटा है तो इसके लिए 1 से स्टार्ट करके इस तरह आए हैं। एक पर भी ऑक्सीजन लगाया हुआ है, 6 पर भी ऑक्सीजन लगा, एक पर जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा उस केस में एल्डिहाइड बनाया, 6 पर जब डबल बॉन्ड लगाया तो यह कीटोन बनाया। इसका नाम क्या हो जाएगा 6 ऑक्सो 7 कार्बन, यानी क्या हो जाएगा हेप्टेन अल, इस तरह। इस कंपाउंड का अगर हम ओजोनोलाइसिस करते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, Zn, तो यहाँ देखिएगा 2 पार्ट्स में, ये जो रिंग है ओपन चेन में आएगा 1 2 3 4 5 6, अब के बाद 8 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। यह जब चेन टूटा है तब चेन का नंबरिंग कर रहे हैं, न कि एल्कीन के लिए नंबरिंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पॉज कीजिए तो पॉज। यहाँ यह एल्कीन के इसका नोमेनक्लेचर का वाला नंबरिंग नहीं है, यहाँ जब ओजोनोलाइसिस में यह जब डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो उस कंडीशन में यह ओपन चेन में बदल जाएगा और 8 कार्बन बनाने लगेगा। वन 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन बन गया। 2 कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर क्या हो जाएगा, ये सब पर हाइड्रोजन प्लेस कर दो, और 7 कार्बन पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर यहाँ इस कंपाउंड का नाम हो गया ऑक्टेन 2,7 डाइओन, यह कंपाउंड का नाम।
इस प्रॉब्लम को देखिए। इसी तरह से जब जो पार्ट्स में टूटेगा तो उसी तरह से नंबरिंग करके बनाइएगा, बन जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा CH2, यहाँ इसका ओजोनोलाइसिस कीजिए। हाँ, यहाँ पर ZNO भी बनेगा, ये बनेगा ही बनेगा। यहाँ 2 डबल बॉन्ड है तो यहाँ 2 मोल ओजोन आएगा, 2 मोल ओजोन आया तो 2 मोल आपका ZN आ जाएगा। एक यहाँ से टूटा, एक यहाँ से टूटा, ऊपर से यह एक कंपाउंड बनाया, एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा ये वाला, और यह क्या बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कार्बन का आपका कंपाउंड बनेगा कार्बोनाइल। लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ से देखिए 2 नंबर पर 1 2 3 4 5 6, एक नंबर पर एल्डिहाइड बना दिया, 2 नंबर पर कीटोन आपका आ गया। यहाँ पर क्या आ गया कीटोन, 3 4 5 हाइड्रोजन लगा दीजिए, लग गया। और यहाँ पर क्या बन गया है, ये कीटोन के फॉर्म में, यहाँ एल्डिहाइड है जो सीनियर है, एल के फॉर्म में आएगा, 2 पर कीटोन आएगा तो 2 ऑक्सो या कीटो, 6 कार्बन हेक्सेन डाइअल, एक कंपाउंड बनेगा। एक और एग्जाम्पल लिया जाए, इस तरह का कंपाउंड, और यहाँ पर जेड, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन नीचे की ओर आया और 3 कार्बन ऊपर की ओर आया, यानी 2 कंपाउंड बनेगा जो सेम कंपाउंड होगा 3 कार्बन वाला, 1 2 3, 2 कंपाउंड बना। और यहाँ पर भी एल्डिहाइड आएगा, यहाँ पर, और यहाँ पर भी एल्डिहाइड आएगा। यहाँ पर क्या लगेगा CH2, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन डाइअल। एक और प्रॉब्लम बनाइए। अगर आप प्रॉब्लम के समझ जाते हो, यहाँ देखिए ओजोनोलाइसिस में ओजोन तो आएगा, रिडक्टिव है जेदेन आएगा। कितना पाई बॉन्ड है, 1 2 3 डबल बॉन्ड है तो 3 मोल ओजोन आएगा, तो जितना मोल ओजोन उतना मोल जेडेन, तो 3 मोल आएगा। प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कीजिए। देखिए ऊपर से एक प्रोडक्ट गया, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाएगा, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड लिख दिया, फॉर्मल्डिहाइड इसका नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा में देखिए ये 3 कार्बन वाला नीचे भी कितना बना, 3 कार्बन वाला, लेकिन दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा, 1 2 3, और यहाँ भी 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें ऊपर वाला ए वाला जो प्रोडक्ट बना उसमें तीनों पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगेगा। यह एल्डिहाइड फॉर्म किया, यह कीटोन बन गया 1 2 3, यानी 2 ऑक्सो 3 कार्बन वाला प्रोपेन, ये बन गया।
यहाँ पर देखिए ये टर्मिनल पर एल्डिहाइड बना, इस टर्मिनल पर भी क्या बना, एल्डिहाइड बना, और यहाँ पर 3 कार्बन वाला यहाँ भी है, ये भैया प्रोपेन डाई, यहाँ पर ई रह जाएगा। इस तरह का प्रोडक्ट में आप किस तरह से रिएक्शन में किस तरह से प्रोडक्ट बनाओ। यहाँ पर इस तरह से है। अब पूछेगा कि इसमें रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं कितना मोल ओजोन की ज़रूरत पड़ेगा, कितना मोल। तो देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो 2 मोल ओजोन और 2 मोल जेडन। लेकिन यह 2 पार्ट्स में ही टूटेगा क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ इस तरह से प्रोडक्ट आप बनाओगे। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर एल्डिहाइड बना, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे वाले पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस तरह से इसका नाम देखिए 1 2 3 4 लॉन्गेशन ये बना दिए। और ये वाला जो 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, यह एल्डिहाइड मेन चेन में आ गया है ना। इसके लिए डाई ए लगेगा। यह दोनों एल्डिहाइड चेन से हमारा बाहर है, इसलिए इसके लिए फॉर्माइल लगेगा, डाई फॉर्माइल। कितने पर, 2 और 3 पर। तो 2 3 डाई फॉर्माइल, 2 3 डाई फॉर्माइल, 4 कार्बन वाला। तो ब्यूटेन डाई एल बना, ब्यूटेन डाई एल। कभी बेंजीन के प्रॉब्लम में देखते हैं, यहाँ अगर यह बेंजीन ले लिए हैं, बेंजीन में ध्यान देने की बात है कि इसका पाई बॉन्ड मूव करते रहता है। सिंपल बेंजीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब देखो ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा। कितना मोल आपको ओजोन चाहिए, 3 मोल। कितना मोल जेडेन चाहिए, तो 3 मोल। और देखिएगा एक डबल बॉन्ड, एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट और 3 प्रोडक्ट, और तीनों सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा, और वह होगा ग्लाइऑक्जल। ये वाला कितना, 3 ग्लाइऑक्जल। 1 मोल बेंजीन का जब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पर 3 मोल ओजोन, 3 मोल जेडेन और 3 मोल ग्लाइऑक्जल का फॉर्मेशन करेगा। एक और इसमें बेंजीन वाले में बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आपको बता देते हैं। ऑर्थोजाइलिन, जब मान लो कि यहाँ ऑर्थोजाइलिन लेते हैं, जब बेंजीन पर 2 मिथाइल ग्रुप रहेगा और एक के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। कितना पाई बॉन्ड है, 1 2 3। इसका मतलब आप देखिए, अगर इसमें ओजोनोलाइसिस क्या करते हैं, 3 है तो 3 मोल ओजोन, 3 मोल जेडेन। यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक कंपाउंड, 3 कार्बन वाला, 2 कंपाउंड, और यहाँ से 2 कार्बन वाला कंपाउंड, यहाँ से 3 कार्बन वाला कंपाउंड, यहाँ से 3। यह कंपाउंड सिमिलर है, जो 3 कार्बन वाला है। यहाँ पर यह कंपाउंड क्या है, 2 कार्बन वाला।
तो यहाँ पर यह कंपाउंड बनेगा। कितना? यह 2 मोलिक्यूल बना और 1 मोलिक्यूल ग्लाइऑक्जल बनेगा। ग्लाइऑक्जल। और यह वाला 1 2 3 2 ऑक्सो प्रोपेनॉल। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें से बोलेगा कि कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ से आपको गड़बड़ होने की पूरी संभावना है। यह भी ऑर्थोजाइलिन है और यह भी ऑर्थोजाइलिन है ना। बेंजीन का स्ट्रक्चर पाई बॉन्ड बदलते रहता है। मान लो कि इस तरह का सिस्टम हो, यह भी ऑर्थो। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो ध्यान दीजिएगा, यह यहाँ से भी यह ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ से भी यह ब्रेक डाउन करेगा। उस कंडीशन में यहाँ 4 कार्बन वाला कार्बोनाइल बनेगा। यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा 2 कार्बन वाला, यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा 2 कार्बन वाला। तो इसमें यहाँ भी 3 कंपाउंड, यहाँ भी 3 कंपाउंड, लेकिन यहाँ जो कंपाउंड है 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। और यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा और कितना कंपाउंड वाला? 2 कार्बन वाला 2 कंपाउंड बनेगा। यहाँ जब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करोगे तो ओजोन तो 3 ही लगेगा और 3 मोल Zn भी लगेगा। कंपाउंड क्या बना देखिएगा, CH3E कंपाउंड। आप यहाँ देख रहे हो कि क्या 4 कार्बन वाला यहाँ कंपाउंड बना है? नहीं। तो यहाँ कितना 4 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया और यहाँ फिर 2 कार्बन वाला 2 कंपाउंड बनेगा, ग्लाइऑक्जल। अब ध्यान दो, ये इसको लेकर के बनाते हो तो ये कंपाउंड छूट जाएगा, इसको लेकर के बनाते हो, इसको लेकर के बनाते हो तो 4 कंपाउंड वाला छूट जाएगा। यानी अगर ऑर्थोजाइलिन का अगर हम दोनों के कंबाइन करके बनाएंगे, यानी ऑर्थोजाइलिन का अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराते हो तो यह सारा कंपाउंड बनेगा, 4 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला और 2 कार्बन वाला, यानी इतना कंपाउंड बनेगा आपको। इससे बनाओगे तो यह छूट जाएगा, इससे बनाओगे तो यह छूट जाएगा, यानी ये कंपाउंड भी बनेगा। प्लस ग्लाइऑक्जल भी बनेगा। यानी ऑर्थोजाइलिन का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से यह 3 कंपाउंड बनने की पूरी पॉसिबिलिटी ही रहेगी। अब आप इसका समझ गए होंगे, आप प्रोडक्ट निकालना ओजोनोलाइसिस का खूब अच्छा से सीख गए होंगे। लेकिन आज के समय में एक दूसरा टर्म से ही पूछ रहा है। पहले आपका प्रोडक्ट ही दे देगा और पूछेगा एल्कीन, कौन सा एल्कीन से यह प्रोडक्ट मिला है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में, तो उसको उस आर्टिकल का नाम है रेट्रो ओजोनोलाइसिस। उसमें भी थोड़ा सा समझा देते हैं, तो हेडिंग दीजिए रेट्रो ओजोनोलाइसिस। इसमें एल्कीन को फाइंड किया जाता है कि कौन सा एल्कीन वह प्रोडक्ट दे सकता है। ड्यूरिंग रेट्रो ओजोनोलाइसिस we find alkene, when ozonolysis products are given। रिवर्स डायरेक्शन में इसको चलते हैं। कैसे लिखिए, फाइंड एल्कीन when following
ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट्स आर गिवन। जैसे यहाँ एल्कीन दे दिया, कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए। यहाँ क्या दे दिया, ओजोनोलाइसिस, और यहाँ दे दिया Zn। एक कंपाउंड दिया और प्लस एक कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड दिया। कैसे बनाओगे ये देख लो। आप करोगे क्या कि पहले दोनों प्रोडक्ट को इस तरह से अरेंज करो कि वाला ऑक्सीजन इस तरह से आ जाए, CH3H प्लस, यही प्रोडक्ट आपका बना हुआ है। अब क्या करो, इस ऑक्सीजन ओजोनाइसिस में यही ऑक्सीजन आता है और करके के यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दो। कौन सा एल्कीन हुआ, ध्यान दो, CH3 यहाँ पर H डबल बॉन्ड, यही आपका एल्कीन हुआ। कौन सा एल्कीन, प्रोप। यानी यहाँ यह जो एल्कीन जो कि ओजोनाइसिस प्रोडक्ट दिया हुआ था, यही आपका प्रोपीन से बनेगा, CH3 CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यही एल्कीन ये प्रोडक्ट देगा। एक प्रोडक्ट और दे रहे हैं, उसको बनाइए, इसके बाद ख़त्म करते हैं। यहाँ एल्कीन फाइंड करना है कब, जब आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट दिया हुआ है, CH3 एक बना हुआ है एसीटोन और एक बना हुआ है यहाँ। उसी तरह से करते हैं, दोनों ऑक्सीजन को एक साथ हिला देते हैं, दोनों कार्बन, जिस कार्बोनाइल कार्बन को ऑक्सीजन हटा करके प्रोडक्ट बना देना है। CH3 प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या है, एल्डिहाइड है। कुछ नहीं करना है, यहीं पर आपको इतना ही पर देख लेना है, ऑक्सीजन हटा दो, ये ऑक्सीजन हटा दो, डबल बॉन्ड देख लो कैसा एल्कीन बना हुआ। CH3 1 2 3 4 5 2 मिथाइल 5 कार्बन पेन 2। कभी कभी जो गिवन प्रोडक्ट होगा एक से ज़्यादा एल्कीन उसको बनाने लगता है, उस पर एक होमवर्क आपका दे देते हैं, उसको बनाइएगा। यहाँ तो एक ही एल्कीन या प्रोडक्ट देगा। किस एल्कीन O3 Zn पहला प्रोडक्ट, यहाँ पर 2 एल्कीन यह प्रोडक्ट बना देगा, क्योंकि यह सिमेट्रिकल नहीं है। आप फाइंड एल्कीन 1 एंड फाइंड एल्कीन 2। इतना बना लेने के बाद आपको कोई भी ओजोनोलाइसिस से कोई भी प्रोडक्ट आपका मिसिंग नहीं रहेगा। थैंक यू।